हेलो फ्रेंड्स, रामोतर एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10 12th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी। अभी तक हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका वो मैट्रिक्स के बेस पे है, यानी जो 3rd चैप्टर है वो उसका टॉपिक का नाम है बच्चों आपका। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इस पेन को। हाँ, एक सेकेंड बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है हमारा। तो सबसे पहले हम थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स के बारे में फर्स्ट टाइम एक हमारे आर्थर केली नाम के एक रिसर्चर थे, आर्थर कैली, ठीक है। इन्होंने जो लीनियर इक्वेशन होती है उनके सॉल्यूशन के लिए एक ट्रिक बनाई थी। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन आ जाती है 2x माइनस 7y प्लस 11 बराबर 0। ऐसे ही मान लीजिए -5x प्लस में 9y माइनस 7 या -9 बराबर 0। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है। तो इनके लिए जो बेसिक मेथड होता है वो हम करके ही आ रहे थे, एक्स वाई का सॉल्यूशन जैसे आप लोगों ने 10th में किया था। उन्हीं का एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरे शेप में जो एक सॉल्यूशन दिया गया आर्थर कैली के द्वारा, उसी को हम मैट्रिक्स के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था कि आर्थर कैली ने ही मैट्रिक्स के बारे में आपको फर्स्ट टाइम बताया था। अभी इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं कैसे, कोई एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो जैसे मैं क्या मानकर चलता हूँ कि मान लीजिए मोहन नाम का एक लड़का है। उसने कुछ बुक्स और पेन्स खरीदे हैं। उसने कुछ बुक्स और पेन परचेज किए हैं। मैंने मान लिया मोहन ने 8 बुक खरीदी है और 5 पेन खरीदे हैं। ऐसे ही एक नाम है, मान लीजिए रवि। इस रवि नाम के लड़के ने 7 बुक परचेज की हैं और 3 पेन परचेज किए हैं। ऐसे ही एक और नाम है, मान लीजिए कवि। कवि ने 5 बुक और 6 पेन परचेज किए हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं एक सिस्टम वे में लिखना चाहूँ, इनको एक सिस्टम वे में लिखना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बात कर रहे हैं हम। मैंने बोला कि यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम लिखूँगा नीचे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकंड कॉलम, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस होती है वो कॉलम में काउंट होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो आपकी उसको रो बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉलम मतलब 8 7 5, जो बुक परचेज को दिखा रहा है। पेन में हो गया 5 3 6, ठीक है। इनको मैंने कुछ इस तरह की ब्रैकेट में प्लेस कर दिया, जिसको आप क्लोज ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो है बच्चों आपकी फर्स्ट रो, ठीक है। ये जो लाइन है 8 से 5 वाली पहली हॉरिजेंटल लाइन, ये कहलाएगी फर्स्ट रो। ऐसे ही सेकंड रो भी होगी आपकी बच्चों। सेकंड रो हो जाएगी 7 3, और थर्ड रो हो जाएगी आपकी 5 6। तो आपने मोहन, रवि और कवि के द्वारा जो बुक्स पेन परचेज की गई थी उनको एक सिस्टम पर्टिकुलर एरे में लिख दिया। यानी अब यहाँ पे 8 बुक और 5 पेन जो 2 कॉलम में मौजूद है, ये रिलेट कर रहे हैं मोहन के साथ, ठीक है। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ 7 बुक और 3 पेन ये रिलेट करते हैं रवि के साथ। इसी तरह से 5 बुक और 6 पेन ये रिलेट करेंगे कवि के साथ। ये पर्टिकुलर एक डिफाइंड एरे पोजीशन में है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 7 बुक मोहन के साथ बिलोंग करेगी, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। वो रवि के साथ, क्योंकि रवि यहाँ पे हम देखें तो सेकंड रो में है, और सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है 7 और 3, वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे रवि के साथ, ठीक है।
तो इस तरह की जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी बॉक्स में रखी गई, उसी बॉक्स को आज हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है। जिस इसी तरह से जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था लीनियर इक्वेशन का, तो मैं लीनियर इक्वेशन का एक और दूसरा एग्जांपल लेकर चल लेता हूँ। मैंने माना मेरे पास कुछ इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर है मान लीजिए 1। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 7x माइनस 2y प्लस 11, मैंने मान लिया ये है 0। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है आपके पास, ये कोई फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एक इक्वेशन और मैंने मान लीजिए 5x प्लस 11y माइनस 2 बराबर -3, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन मौजूद है। अब अगर मैं इनको एक पर्टिकुलर एरे में डिफाइन करूं, ठीक है, तो नोटेशन तो आपकी मैट्रिक्स की ये रहेगी। पर्टिकुलर एरे मतलब ये पहली रो चलेगी आपकी इस तरह से। तो पहली रो में मैंने एलिमेंट लिखे 2 3 -5, 2 3 -5। सिमिलरली जो सेकंड रो है आपकी वो ये रहेगी 7 माइनस 2 11, 7 माइनस 2 प्लस 11। और जो थर्ड रो है बच्चों वो है आपकी 5x 11y माइनस 2। तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 5 प्लस 11 माइनस 2। ये मेरे पर्टिकुलर एरे हैं जो डिफाइंड इक्वेशन से ही रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको मैंने सिस्टमिक वे में लिखा। तो ये जो अब एरे बना है आपका इस टेबल के अंदर, ये जो पर्टिकुलर एरे बना है आपका, यही मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। और ये इक्वल है किन के सॉल्यूशन के हिसाब से? ठीक है, ये तो वैसे प्रोडक्ट होगा एक्स वाई जेड कंपोनेंट के साथ, कि ये रो पहली रो x के साथ मल्टीप्लाई होगी y के साथ z के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, बस छोटा सा अभी हम मैट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरे है जिसमें जो डाटा की एंट्री आपकी की जा रही है किसी एक रो के अंदर, उस रो के अंदर जो डाटा है वो एक पर्टिकुलर रो से ही, यानी उस पर्टिकुलर इक्वेशन से ही बिलोंग करेंगे। तो एलिमेंट्स का पर्टिकुलर रिलेशन किसी डिफाइंड पोजीशन पर रखना ही क्या कहलाता है? एरे। और उसी एरे को हम बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप से पहले हम थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि एलिमेंट्स के मतलब क्या होगा, नोटेशन क्या होती है। तो एलिमेंट्स का मतलब है बच्चों यहाँ पे डाटा एंट्री। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डाटा। ठीक है, जैसे आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है 1 0 5 1, तो यहाँ पे जो 1 है आपका ये एक एलिमेंट है, 0 ये भी एक एलिमेंट है, 5 ये भी एक एलिमेंट है, और ये 1 ये भी एक उसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स की नोटेशन हम स्मॉल a से दिखाएंगे और आई जे। ठीक है, जहाँ पर a का मतलब है रो, ठीक है, रो, और j का मतलब है कॉलम। ठीक है बच्चों, a का मतलब है रो और j का मतलब है कॉलम। तो हमने अभी जैसे एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट है a b c d e f। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स की नोटेशन इस ब्रैकेट से होगी, तो नोटेशन आपको याद रखनी है। हमने कहा ये मेरी फर्स्ट रो है, ठीक है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हो गई आपकी फर्स्ट रो और ये हो गई आपकी सेकंड रो। इसी तरह से कुछ हमारे कॉलम भी मौजूद है बच्चों। ये है आपका पहला कॉलम AD, ये है आपका फर्स्ट कॉलम, और BC जो BE लिखा हुआ है ये है आपका सेकंड कॉलम, और ये CF लिखा हुआ है जो वो है आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर। मैट्रिक्स के यहाँ पर नीचे लिखा जाता है बच्चों ऑर्डर, और ऑर्डर में सबसे पहले आप रो लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन करके उसमें कॉलम के वैल्यू लिखेंगे, कॉलम के कितने नंबर्स हैं। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो ऑर्डर है पहले रो लिखा जाएगा और फिर कॉलम लिखा जाएगा,
तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो है 2 मल्टीप्लाई कॉलम है 3, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑर्डर। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लेकर चले हम, मैंने मान लिया कोई ये मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स है उसमें 1 0 0 1, तो इसमें दो ही रो है, देखिए ऐसे दो रो है और सिर्फ दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 ऑर्डर 2, ठीक है, यानी 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो पहले हमेशा रो लिखा जाएगा फिर कॉलम लिखा जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका ऑर्डर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी नोटेशन हमने दिखाई थी ए आई जे से, जहाँ पर हमने कहा था आई है रो और जे है कॉलम, ठीक है, जे है कॉलम। अब मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया 5 1 0 -2 0 1, तो इसमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं बच्चों, तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके पास 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 ऑर्डर 3, ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो ये एलिमेंट्स कुछ इस तरह से मौजूद हैं, A11 ये पढ़ा जाएगा पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, A11 फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है आपका, तो ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से अगर हम बात करें इस एलिमेंट की, तो ये आपकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट लिखा जाएगा A13। अब आपके पास दूसरी रो आ गई, तो रो पहले लिखा जाएगा, रो को हमने सेकंड लिख दिया, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो ये है A21। ये आपकी रो तो सेकंड ही है आपकी, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड। ये रो तो आपकी 2 ही है, सेकंड ही है, लेकिन कॉलम कौन सा है अब, थर्ड। तो ये नोटेशन एलिमेंट्स की कुछ इस तरह से दिखाएंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ A11 है गिवन मैट्रिक्स में 5, A12 है गिवन मैट्रिक्स में 1, A13 है गिवन मैट्रिक्स में 0। सिमिलरली A21 एलिमेंट है आपका -2, A22 है आपके पास 0 और A23 है आपके पास 1, ठीक है। तो एलिमेंट्स की एंट्री हम इस तरह से शो करेंगे, और रो कॉलम का जो प्रोडक्ट है वही क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक डायगोनल एलिमेंट की बात आती है, तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स होती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी होती है बच्चों आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। तो मैं मानकर चलता हूँ कि कोई मेरी मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है 3/3 है या 2/2 है, ठीक है। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि रो और कॉलम की संख्या हमेशा इक्वल हो, तभी वो मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी ऑर्डर अगर आप ले लें, जैसे 2 ऑर्डर 3 है, 3 ऑर्डर 2 है, मीन्स मैं ये कह सकता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर रहती है। तो जब भी आपको डायगोनल एलिमेंट की बात की जाए, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, तो वो किस केस के अंदर मौजूद रहेगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी मैं कह सकता हूँ उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट मौजूद होंगे, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में कोई भी डायगोनल एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। मान लीजिए कि मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम का एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी डायगोनल नहीं होने का रीज़न क्या है। जैसे एक मैट्रिक्स लिए हमने, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए,
मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है, ठीक है, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है। मान लीजिए 1 1 0 1, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है 2 ऑर्डर 2, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। तो इसका डायगनल, डायगनल का मतलब होता है अपोजिट दो कॉर्नर को मिलाना। तो अपोजिट दो कॉर्नर को मैं मिला सकता हूँ, ये मेरा एक डायगनल हो गया। इसी तरह से इन दोनों को मिला दूँ तो भी एक डायगनल डिफाइन हो गया, ठीक है। तो डायगनल इसमें डिफाइन हो सकता है। लेकिन अगर मैं फिर से एक और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लूँ, मान लीजिए कोई भी 3x3 की ले ली हमने, 1 2 3 0 5 4 1 0 2, ये है 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। इसमें भी अगर हम बात करें तो डायगनल यानी अपोजिट कॉर्नर को मैं इजीली मिला सकता हूँ, अपोजिट कॉर्नर को इजीली मिला सकता हूँ। तो ये है हमारे डायगनल, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट पॉसिबल हैं। लेकिन अगर बात करें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स ले ली, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2 और कॉलम है 3, तो ये ऑर्डर इक्वल नहीं है, ठीक है, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। तो 2 × 3 तो इसका ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं इसके डायगनल की बात करूँ तो अपोजिट कॉर्नर को नहीं मिला सकता। अपोजिट कॉर्नर को आप मिलाओगे तो एलिमेंट्स 5 छूट जाता है, 5 और 2, जबकि जितने एलिमेंट है वो होने चाहिए। इस केस में देखिए 0 और 1 डायगनल में आते हैं, इधर 1 और 1 भी डायगनल में आते हैं। यहाँ पे अगर हम डायगनल खींचे 0 5 और 3, ये भी एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। और इधर से अगर खींचे तो 1 5 2, ये भी डायगनल के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इस केस में देखिए आप 1 और अगर 6 को लेकर चलते हो तो 5 भी पूरा नहीं आता है, 2 भी पूरा नहीं आता है। तो यानी डायगनल का मतलब ये है, ठीक है। इसमें अपोजिट कॉर्नर मैच कराओगे तो एलिमेंट्स आधे आधे अधूरे इंक्लूड होते हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी मैं कह सकता हूँ डायगनल मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा डायगनल मैट्रिक्स के बारे में। अब इसी के अंदर कुछ बात आती है डायगनल एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है। डायगनल एलिमेंट, डायगनल एलिमेंट और एक वैल्यू होती है आपकी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है। तो डायगनल एलिमेंट की अगर हम बात करें बच्चों तो वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाकर ले लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की। इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने यहाँ पे एक डायगनल ले लिया, कोई भी एक डायगनल कंसिडर कर लिया जिसमें एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए 1 5 9। तो यहाँ पे डायगनल एलिमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे जो 1 5 और 9 एलिमेंट है ये क्या कहलाएंगे, आपके डायगनल एलिमेंट। और प्रिंसिपल डायगनल का मतलब क्या रहेगा, प्रिंसिपल डायगनल ये पूरा इंक्लूड हो गया आपका, ठीक है। अब ये 1 5 9 को जो पूरा इंक्लूड कर लिया है हमने, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगनल। इसी तरह से एक प्रिंसिपल डायगनल ये हो गया, दूसरा प्रिंसिपल डायगनल हो जाएगा ये 7 5 3 के साथ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है डायगनल एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगनल के बीच में डिफरेंस। क्लियर है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ मैट्रिक्स के टाइप की बात कर रहे हैं। तो बात है आपके लिए अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होती हैं वो देखिए। पहली टाइप होती है बच्चों आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद रहे, जैसे 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ रो तो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गए। एक रो है लेकिन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डर 3। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड आता है बच्चों आपका कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे हम कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ही मौजूद रहता है। जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स है 1 2 और 3, तो इस केस में एक ही कॉलम मौजूद है लेकिन रो कितनी हो गई, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ रो गुना में नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर 1।
तो ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही रो मौजूद है, कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। ठीक है। इसी तरह से फिर आपकी आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में मैंने आपको बता ही दिया है अभी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, कि जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नहीं हो कॉलम के, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 0 -1 1, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर के बाद आपकी एक नई मैट्रिक्स आती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर पे हो जाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है बच्चों एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही मौजूद हो। और डायगोनल के बारे में आपको पता चल ही गया है, वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए जैसे सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट ही मौजूद हैं, बाकी एलिमेंट्स की एंट्री क्या है आपकी 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 2 3, सॉरी 1 2 3 मैं ऐसे कोमा करके नहीं लिख सकता, तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 1 2 और ये 3, ये है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं नई मैट्रिक्स अपनी, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसमें 1 1 एलिमेंट है, बाकी एंट्री सीम क्या है आपकी 0, तो इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारे की वैल्यू एक जैसी है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में इन 1 के अलावा आप और भी कोई वैल्यू ले सकते थे, जैसे हो सकता था ये 3 होता, ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, कुछ भी हो सकता था। ठीक है बच्चों। और अगर वो एलिमेंट हमेशा 1 1 हो जाए, वो एलिमेंट अगर हमेशा 1 1 हो जाए तो उसको मैं बोल देता हूँ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो हो जाएंगे आपके 1 1, बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 0। ठीक है। ये 2/2 की है, तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह से अगर हम कोई 3 ऑर्डर की ले लें, यानी जिसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 1 हो, बाकी के एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो ये है 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है। तो ये कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स थे बच्चों। इसी में अब आपके आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो एक बार देख लीजिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी आप। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो। नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो, यानी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो जैसे कि मैं मान लीजिए एक 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, 3 ऑर्डर 3, तो डायगोनल एलिमेंट पहले मैंने लिख लिए। ठीक है। और बाकी इसके एलिमेंट मान लीजिए ऊपर वाले सारे 0 हैं, नीचे कुछ मौजूद है 5 1 4 कुछ ऐसे। तो अगर मैं गौर कर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए 1 5 1 ये कॉलम और ये डायगोनल एलिमेंट ऐसे मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ऊपर के एलिमेंट इसके 0 हैं बच्चों, तो मैं इस मैट्रिक्स को बोल सकता हूँ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर वाले एलिमेंट मौजूद हो, नीचे वाले 0 हो जाए, तो देखिए जैसे फिर से हमने एक 3/3 की मैट्रिक्स ले ली है, 3 ऑर्डर 3 की। मैंने कहा यहाँ पर कुछ एलिमेंट मौजूद है, मान लीजिए 5 1 और 3। यहाँ पे एलिमेंट ले लिया मैंने, मान लीजिए 0 1 4, बाकी की एंट्री मैंने क्या कर दी 0। तो अगर हम बात करें तो इसमें भी एक ऐसे ट्रायंगल बन रही है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ये है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ऊपर की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे की तरफ होगा तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। फिर एक और मैट्रिक्स की टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स की एंट्री क्या हो जाए बच्चों, जीरो जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट की एंट्री क्या हो जाए, जीरो जीरो। और जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है या रेक्टेंगुलर भी, मतलब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि, वैसे हालांकि कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन हमेशा आपको ये मानकर चलना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम क्वेश्चन करते तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काउंट होती है लगभग लगभग। ठीक है। तो ये स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बस ये नोट कर लीजिए। मोस्टली जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लेकर चलते हैं ज़्यादातर हम। फिर आता है आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है। कंपेरेबल कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है आपका कि ऐसी दो मैट्रिक्स जिनको मैं कंपेयर कर सकूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स ए है आपकी, मैंने मान लिया। बी मैट्रिक्स भी आपकी कुछ ऐसे है, मान लीजिए ABCDEF। ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम 2 ऑर्डर 3, 2 रो 3 कॉलम 2 ऑर्डर 3। यानी मैं कह सकता हूँ जब मेरे ऑर्डर सेम हो, ठीक है, जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स क्या होगी, कंपेरेबल। यानी मैं इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करूँगा तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2, सी की वैल्यू हो जाएगी 3, सिमिलरली डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5 और एफ की वैल्यू 6। ठीक है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम उनकी वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। ये है कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में। इसी तरह से आपकी एक और मैट्रिक्स आती है जिसको हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंपेरेबल से। एक तो यही रहेगा कि ऑर्डर क्या होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का बच्चों, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड थिंग, ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट related to fixed entry, related to a particular entry remains same। ठीक है। अगर एलिमेंट सेम हो गए आपके पर्टिकुलर एंट्री के तो उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैं कहता हूँ कि ए मैट्रिक्स बी के बराबर है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 5 2 7, दूसरी मैट्रिक्स है बी जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो कुछ इस तरह से है ए, ठीक है, 2, और ये मान लीजिए बी है और ये है सी। ठीक है। आपको ऑर्डर चेक करना है पहले, 2 ऑर्डर 2 की है, ये भी 2 ऑर्डर 2 की है, तो दोनों ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर कंडीशन भी लागू हो सकती है और रेक्टेंगल वाली भी कंडीशन लागू हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि रो और कॉलम हमेशा बराबर रहें। ठीक है। लेकिन दो मैट्रिक्स है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। तो अगर ऐसा हो जाए और हम तो उसके लिए इक्वल दे रखा हो तो मैं एलिमेंट को कंपेयर कर सकता हूँ। यानी यहाँ से ए क्या रहेगा आपका 1, बी रहेगा आपका 5, सी हो जाएगा आपका 7। ठीक है। 2 तो पहले से ही कंपेयर हो रहा है इक्वल होने की वजह से, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 7, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5। तो ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये था हमारा कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स के बारे में और उसकी कुछ टाइप्स। तो इसके बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो कल हम फोकस करेंगे और धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करेंगे।
और स्टे ट्यून्ड ऑन रामोतर एकेडमी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। आपका पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एजुकेशन के लिए आपका मेन फोकस बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम को टारगेट में रखना है, हमारा भी वही टारगेट है। और कुछ नोट्स हैं जो हम प्रिपेयर करा रहे हैं, 1-2 महीने में जैसे प्रिपेयर हो जाएंगे हम आपको लिंक दे देंगे, और उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा बच्चों, उस लिंक से आप अच्छे क्वालिटी के नोट्स प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के। तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8397047104, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।